हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। ये वीडियो मैं थर्ड पार्ट लेकर आया हूं हड़प्पा सभ्यता का। यानी कि हमने पार्ट 2 तक में ये समझा था कि किस तरह से ओरिजिन होता है हड़प्पा का। ये हमने देखे थे, फीचर्स हमने देखे थे, साथ में एग्रीकल्चर समझा था, अर्बन प्लानिंग किस तरह से था हमने ये देखा था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमने समझे थे। देन ट्रेड पढ़ लिया हमने। उसके बाद में हमने ये देखा था कि सील्स वगैरह के बारे में। और अब हम शुरू करने वाले हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में एंशियंट अथॉरिटी किस तरह की थी। क्या वहाँ पे कोई राजा था? यदि किंग था तो किंग का स्टेटस क्या था? यदि राजा नहीं था तो इस पूरे एम्पायर को गवर्न कौन कर रहा था? इस पूरे सिविलाइजेशंस को रन कौन कर रहा था? हर एक इसके पहलू पर हम बारीकी से नज़र रखेंगे और समझेंगे कि हड़प्पा सोसाइटी में किस तरह का गवर्नेंस था, कि क्या वहाँ पर डेमोक्रेटिक फीचर्स हमें दिखाई दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 हड़प्पा सभ्यता का और समझते हैं इसके हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को। देखिए, तो इसमें पहला लाइन क्या लिखा गया है कि हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। यानी कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ की संरचनाएं हैं और जो यहाँ पर प्लानिंग हमें सिटी का दिखाई दे रहा है, उन सब बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्लेक्स रहा होगा, साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी इसका कॉम्प्लेक्स रहा होगा। हमें जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें उनमें यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, यानी कि समानता हमें दिखाई दे रहा है। चाहे हमें पोटरी मिला हो, सील मिला है, वेट मिला है या ब्रिक्स मिला है, यानी पूरे इस सिविलाइजेशंस के अलग अलग रीजन जैसे कि कालीबंगन, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, चनहुद्रो, यहाँ पर हमें आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं उनमें हमें समरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी हमें नज़र आ रही है। जो हमें ईंटें मिले हैं उन ईंटों का रेशियो एकदम समान है, चाहे वो जम्मू से लेकर हमें ईंटें मिले हैं गुजरात तक। यानी जो ब्रिक्स मिले हैं उनका रेशियो हमें इक्वल नज़र आया है। हालांकि जो ये ब्रिक्स हैं अलग अलग लोकेशन पर बनाए जाते थे। इसके साथ में जो बस्तियां बनाई गई हैं वो रणनीतिक जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। यानी कि बहुत ही सोच समझ कर क्या है बस्तियों को सेटअप किया गया था और इनके पर्पस अलग अलग होते थे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो जोधपुरा और जो जोधपुरा गणेश्वर का जो कल्चर है वहाँ पर हमें जो बस्तियाँ मिली हैं, या कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जहाँ से हमें इजीली एक्वायर हो जा रहा है उनके अगल बगल के रीजन में क्या है बस्तियों को बसाया जाता था। जो लेबर है यहाँ पर लेबर ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी ईंट बनाने के लिए और साथ में बड़े बड़े वॉल्स हो गए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिन लेबर की ज़रूरत थी उससे हमें ये मालूम चला है कि लेबर बहुत ही ऑर्गेनाइज थी। क्योंकि जो हमें ग्रेट आबाद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ग्रेट आबाद दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी हमें जो नज़र आ रहा है, इन सब बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लेबर का यूज़ यहाँ पर किया जाता था। यानी कि इस पूरे हमने जो समझा इस पीपीटी में, इससे हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी थी, यानी कि समरूपता थी समाज के अंदर। और यूनिफॉर्मिटी तभी आ सकती है दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी तभी आ सकती है जब सोसाइटी में कोई ना कोई यहाँ पर रूलर होना चाहिए या किंग होना चाहिए, और जिसके द्वारा बनाए गए लॉज हर जगह इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। इक्वली इम्प्लीमेंट होगा, तभी आप क्या है पूरे सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी देख सकेंगे। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैलेसेस एंड किंग। यानी कि जो हमें यहाँ पर पैलेस मिला है और जो राजा के बारे में क्या बात की जा रही है। देखिए पहले बोला गया है कि ऐसा कोई हमारे पास एक क्लियर एविडेंस नहीं है कि पावर सेंट्रलाइज्ड था। यानी कि वर्ड यहाँ पर लिखा है सेंट्रलाइज्ड है, यानी जब पावर किसी एक के पास में
पूरा सेंटर होगा उसके पास में होगा तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड पावर का नाम देते हैं। ठीक है, जब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा डेट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड, और जब पावर एक व्यक्ति के हाथ से निकलकर सोसाइटी में सबके पास चल जाए डेट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड पावर कहा जाता है। तो ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पर पावर सेंट्रलाइज्ड होगा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिले हमें, लार्ज बिल्डिंग मिले हैं मौजूदारों में जिसको कि पैलेस बोला गया है, बट इसका कोई एक ख़ास यूज़ नहीं देखा गया है कि इसका किस पर्पस के लिए यूज़ होता था। साथ में जो हमें स्टोन का स्टैचू मिला है उसको पृष्ठ किंग का नाम दिया गया है। पृष्ठ किंग का नाम क्यों दिया? क्योंकि ऐसे ही हमें एक मूर्ति मेसोपोटामिया मिली है जिसके बिहाफ पर हड़प्पा में मिले मौजूदारों में मिले इस स्टोन के स्टैचू को पृष्ठ किंग का नाम दिया है। लेकिन इसका जो एक्चुअल रोल क्या था पृष्ठ किंग का, उसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा डेसिफर नहीं किया, मालूम नहीं है। अगर हम बात करें रिचुअल के प्रैक्टिसेस का, हड़प्पन सिविलाइजेशन में अभी भी अननोन है। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है ना, हड़प्पा में अधिक चीज़ अभी क्या है, अननोन है। अननोन क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने इसको डेसिफर ही नहीं किया है। ठीक है ना, अभी तक हमने डेसिफर नहीं किया है हड़प्पा के स्क्रिप्ट्स को, हड़प्पा के सील्स को, इसलिए हमें जो भी चीज़ें मिली हैं उसके बारे में हमें अधिक नॉलेज नहीं है। यानी जो धार्मिक प्रथाएं वहाँ पर मौजूद थी उसके बारे में अभी हमें कुछ खास चीज़ें मालूम नहीं हैं। कोई हमें कंफर्मेशन नहीं है कि यदि कोई रिलीजियस फिगर था भी तो क्या उसके पास असल में पॉलिटिकल पावर थी या फिर नहीं थी। ठीक है, यानी कि इस हमने पीपीटी में ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हमें एविडेंस तो मिले हैं लेकिन एविडेंस क्या है हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है ना, हमें एविडेंस अभी क्लियर तरीके से नज़र नहीं आ रहे, यानी उसको भी हमने डेसिफर नहीं किया है, हमारे लिए अभी भी अननोन बना हुआ है। अब देखिए जो हमने पीछा पढ़ा भी स्लाइड में उसी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक फिगर के रूप में, ठीक है, इमेज के फॉर्म में नोट्स टाइप है। यानी कि अगर बात करें कि समाज कैसा था तो पहला बोला पावर सेंट्रलाइज था, इसका कोई हमें एविडेंस नहीं दिखाई दिया है, यानी कि पावर सेंट्रलाइज्ड है कि नहीं है जिसके बारे में कोई हमें खासा एविडेंस अभी नज़र नहीं आया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला गया कि बड़े बड़े बिल्डिंग मिले हैं जैसे जिसको पैलेस का नाम दिया गया था। हमें पत्थर की बनी मूर्ति नज़र आई है जिसको कि पृष्ठ किंग का नाम दिया है, जो कि मेसोपोटामिया से इन्फ्लुएंस है, बट उसका कोई एक फंक्शन हमें क्लियर नहीं है, काफ़ी एम्बिगस फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें रिचुअल प्रैक्टिसेस का तो लार्जली अननोन है। क्यों अननोन है? अभी मैंने बताया कि अभी तक हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, किसको, हड़प्पन के स्क्रिप्ट को, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नॉलेज नहीं है। अब देखिए कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, जो मेनली ये हम तीन पढ़ने वाले हैं, ये तीन क्या है, डेट इज़ अ थ्योरी, यानी कि तीन थ्योरी दिया गया है। और ये क्या कहा गया है पहले थ्योरी में कि नो रूलर्स थ्योरी। थ्योरी फर्स्ट ये बोलता है कि कोई भी राजा नहीं था। इसके बारे में क्या एविडेंस दिया गया है कि हर एक का स्टेटस इक्वल था समाज में, किंग नहीं था। देखिए इस थ्योरी को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको हम काट भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो प्लानिंग मिला है, सिटी प्लानिंग मिला है, हमें जो कमरे मिले हैं, जो हमें बैरक्स मिले, रूम्स मिले हैं, उनके साइज में डिफरेंस है, उनके साइज में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना, और हमने ये भी देखा था कि जो सिटीज़ हैं वो कैसी हैं, फोर्टिफाइड हैं, उनको चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बात बोला गया इक्वल स्टेटस का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास पैदा कर रहा है कि समाज में समानताएं थी। अगला हमारा पॉइंट है मल्टीपल रूलर्स थ्योरी, यानी ये थ्योरी बोलता है कि समाज में एक नहीं, दो नहीं, दो से भी अधिक राजा थे, यानी कि हर एक सिटी के लिए अलग अलग राजा हुआ करते थे। जैसा कि आप अभी समझ सकते हैं एग्जाम्पल में कि जो सेंटर है वो तो एक कॉमन होगा, वहाँ का हेड एक ही होगा, और जो स्टेट्स होते हैं जैसे हर एक स्टेट के अपने मुखिया होते हैं जिसको हम सीएम बोलते हैं, तो वही थ्योरी यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर एक साइट का अपना अलग अलग सेपरेट रूलर हुआ करता था। सेकेंड थ्योरी ये समझा रहा है।
अगर हम बात करें थर्ड थ्योरी का, डेट इज़ नोन एज अ सिंगल स्टेट थ्योरी बोला गया है। यानी हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हमें उन आर्टिफैक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। क्या हमें उस आर्टिफैक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक सिंगल स्टेट होता था और उस किंग के द्वारा, उस राजा के द्वारा बनाए गए नियम, रूल हर किसी पर इक्वली लागू होते थे। तो याद रखिएगा 3 थ्योरी दिया जाता है, ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट बोला गया है कि पॉसिबल है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि जो हमें एविडेंस मिले हैं बता रहे हैं कि सिटी प्लान्ड था। ठीक है ना, प्लांट सिटी हमें नज़र आया है। प्लांट सिटी तभी बन सकता है जब डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। वही जो मैंने आपको अभी बताया कि एक राजा होगा और जिसके द्वारा बनाए गए रूल्स हर किसी पे इक्वली लागू होंगे। लेकिन जो गवर्नेंस सिस्टम कैसा था, क्या वहाँ पर फेडरलिज्म जैसा कोई थ्योरी था या वहाँ पर पावर सेंट्रलाइज थी, इन सब के बारे में कोई एक क्लियर इमेज या क्लियर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। कुछ हमें जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो ये इस तरीके से बनाए गए थे कि उसका यूज़ हर कोई करे। वर्ड लिखा क्या है, यूटिलिटेरियन, यानी कि जिसका यूज़ हर कोई करे, यानी कि बहुत ही कॉमन है, ना कि किसी एक खास राजा या किसी एक खास शासक के लिए होता था। तो अगर हमसे कंक्लूजन पूछा जाए, हम इसमें क्या बोलेंगे कि हम सिंपल बोलेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जो स्क्रिप्ट हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, अभी तक क्या हैं, पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है ना, पढ़ा नहीं गया है, जिस बिहाफ पर हम ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि मे बी, आप हमेशा हिस्ट्री में मे बी वर्ड यूज़ करेंगे कि मे बी रूलर होगा या मे नॉट बी, या रूलर नहीं भी होगा, क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं, हिस्टोरियंस क्लियर नहीं है इस बात के ऊपर कि वन राजा था, मल्टीपल था या यूनिफॉर्मिटी था। तो आप हमेशा कंक्लूजन में मे और मे नॉट को साथ लेकर के चलेंगे। तो हमने पूरा समझा कि किंगशिप थ्योरी क्या थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब देखते हैं कि किस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड होता है। अगर हम बात करें डिक्लाइन का टाइम फ्रेम क्या है, तो 1800 BC के आसपास से अधिकांश जो मैच्योर हड़प्पन साइट जैसे कि चोलिस्तान है वो एबंडेंड, यानी कि ख़त्म होते हुए हमें नज़र आने लगे थे। और जो बस्तियां हैं इनमें शिफ्ट भी हमें दिखाई दे रहा था, यानी जो पॉपुलेशन है, नए नए बस्तियां कहाँ पर, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अब शिफ्ट हो रहे थे। यानी अगर हम आपसे 2 मिनट मैप में अगर हम समझाऊँ मैं आपको कि कैसे अगर मैप में देखा जाए, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैप है, अगर यहाँ पर हम समझते हैं अब शिफ्ट से, तो हमने समझा था कि यहाँ पर इस एरिया में सेटअप हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या ये आपका अब ईस्ट के तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया था। उसी को बोला कि पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रहा है, किस साइड हो रहा है, लेकिन ईस्ट के तरफ आपको दिखाई देगा, जो पहले गुजरात हरियाणा के रीजन में डेवलप्ड हुए थे। ठीक है, अब देखिए मटेरियल कल्चर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया था। यानी जो की आर्टिफैक्ट्स थे, जैसे वेट हो गया, सील हो गया, स्पेशल बीट्स हो गए थे हड़प्पा सिविलाइजेशंस के, ये डिसअपियर होने लगे, यानी कि धीरे धीरे ये कम होने शुरू हो गए थे। राइटिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और जो क्राफ्ट में जो मतलब कि क्राफ्ट स्पेशलाइज्ड था, ये भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए थे। ये सब एविडेंसेस हैं कि हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशंस अपने अंतिम काल में किस तरह से एंड होना शुरू हो गया था। अब क्या है, कंस्ट्रक्शंस में, टूल मेकिंग में केवल कुछ ही मटेरियल यूज़ किए जा रहे थे, घरों का बनना बहुत ही कम हो गया था, जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे वो भी अब बनाए नहीं जा रहे थे, और जो बस्तियां थी वो पहले अर्बन थी, अब वो क्या हो गई है, रूरल और एग्रीकल्चर हो गई है। पहले ट्रेड होता था, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का, और मेनली वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर वर्क्स होते थे, मेनली बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब क्या है, जो अर्बन सिटी था वो आपको क्या अब यानी कि रूरल में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस कारण से हम क्या है, ये जो अब आफ्टर मैच्योर हड़प्पा जो आता था फेज, उसको हम लोग लेट हड़प्पन्स या सक्सेसर कल्चर का नाम भी देते हैं। अब सवाल आता है कि पॉसिबल कॉज क्या है, क्या कारण है ख़त्म होने का। पहला बोला है क्लाइमेटिक चेंज। पहला क्या बोला गया, फर्स्ट इज़ अ क्लाइमेटिक चेंज, यानी ड्रॉट आया होगा, टेम्परेचर आया होगा। टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण से क्या है, कहीं पर अधिक बारिश हुआ होगा किसी रीजन में,
रेनफॉल अधिक हुआ होगा तो कहीं पर कम हुआ होगा, ठीक है ना, जिस कारण से सूखा वगैरह आ गया है। अगला बोला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि लैंड का ओवर यूज़ कर लेने के कारण से अब जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है, लैंड का जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो गया था। इस कारण से क्या है, वहाँ पर ज़्यादा ढंग से क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रहे थे और फॉरेस्ट को काटा गया था। दैट इज रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। अगला एक्सेसिव फ्लड, ये कहीं ना कहीं लिंक है आपके पॉइंट नंबर 1 से कि अधिक बारिश होने के कारण से एक्सेसिव फ्लड आया था और रिवर शिफ्ट हो गई थी या रिवर सूख गई थी, यानी कि जो मेन मेन नदियां हैं, ठीक है ना, मेन मेन नदियों में क्या है, पानी का जो कोर्स है, मार्ग है, चेंज हो जाने के कारण से नदियां सूख गई थी और रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होने के कारण से सोसाइटी में रिसोर्सेज का स्कार्सिटी हमें दिखाई दे रहा था। यानी कि क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, रिवर शिफ्ट और ड्राइंग अप एंड ओवर यूज रिसोर्सेस, ये मेन कॉज माने जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशंस के एंड होने के। अब देखिए उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर पिक्टोग्राफिक फॉर्म में समझाया गया है क्या क्या कारण था। तो क्लाइमेटिक चेंज पीछे हम समझें अभी, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, ड्राइंग रिवर और ओवर यूज लैंडस्केप, ठीक है ना। तो ये सब मेन कारण जो पीछे पड़े हैं उसी को पिक्टोग्राफिक फॉर्म में दिखाया गया है। अब हम पहुँचे हैं, हमारा न्यू टॉपिक है कनिंघम कन्फ्यूज़न। कनिंघम कौन थे ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मेनली ये देखते हैं कि कनिंघम को कन्फ्यूज़न क्या हुआ था। देखिए कनिंघम जो है ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई। व्हाट इज एएसआई? इट इज़ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे कौन? कनिंघम। इन्होंने 19वीं सेंचुरी में आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन करना शुरू किया था, यानी कि पुरातात्विक अन्वेषण करना शुरू किया था कनिंघम ने। इन्होंने चाइनीस बुद्धिस्ट जो पिलग्रिमेज थे, जो यात्री थे, उनके द्वारा छोड़े गए अकाउंट्स को यूज़ किया था, उनके द्वारा जो लेफ्ट अकाउंट्स थे उसको यूज़ किया था, और जो कि लगभग 4 to 7 सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और जो चाइनीस पिलग्रिमेज हैं ये मेनली कब आए थे? तो कह सकते हैं आपकी जो बुद्धिज़्म का जो फेज़ है, बुद्धिज़्म का जो फेज़ है उस समय पर आए थे। और कह सकते हैं आपको जो गुप्ता का फेज़ है उस समय पर मेनली दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ पर 4 to 7 सेंचुरी का टर्म यूज़ किया गया है। और कनिंघम नोटेड अ हड़प्पन सील बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट, यानी कि हड़प्पन सील तो मिला था कनिंघम को, बट उसके बारे में सटीक जानकारी उसका टाइम फ्रेम समझने में ये असफल हुआ। कौन? कनिंघम। क्योंकि कनिंघम को लगता था कि जो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत है वो गंगा वैली से हुई है, जो बिल्कुल गलत है। इसकी शुरुआत आपको क्या दिखाई देगा? जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, कौन सा पार्ट है? जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है, मेनली वहाँ से इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। गंगा वैलीज तो काफ़ी बाद में मेनली आप ऋग्वेदिक टाइम का मान सकते हैं, जहाँ पर गंगा वैली में इमरजेंस होता है सिविलाइजेशंस का। इस कारण से ही, इन सब कारण से कनिंघम जो है हड़प्पा का सिग्निफिकेंस को जानने में फेल हो गया था, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ सवाल बनता है 2 मार्क्स वगैरह में, एमसीक्यू बनता है कनिंघम कौन था, ये सब चीज़ें। कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट क्या है? देखिए जॉन मार्शल जो है ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को यूज़ किया। सवाल पूछता है एग्जाम में कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता शब्द को यूज़ करने वाले पहले स्कॉलर कौन थे? डेट वाज जॉन मार्शल। और ये बाद में एएसआई के यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी बनते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने खोज की 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने की 1926 में, व्हीलर ने की 1946 में। कंटेम्प्रेरी कौन कौन सिविलाइजेशन थे शुरू में पढ़े भी थे? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? देखिए पार्ट 3 बहुत ही छोटा था क्योंकि हमने मेजर पार्ट जो है चीज़ें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कवर कर ली थी। तो आपको वो दोनों पार्ट भी देखना है, देन आपको इस पार्ट पे आना है। जो नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, यानी कि CUT UG हिस्ट्री में आज तक जो सवाल पूछे गए हैं वो, प्लस में CBSE में MCQ में जो सवाल आज तक पूछे गए हैं वो, दोनों को मैं क्लब करके नेक्स्ट आपका सेशन लाने वाला हूँ। तो जिसके थ्रू हम लोग MCQ के थ्रू चैप्टर्स को कवर अप करने का
चैप्टर को रिवीजन करने का ट्राई करेंगे। तो आज के क्लास में हमने पूरा समझा, देखा अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे एंड अप हुआ। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, देन सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस क्लासेस के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।